हेलो दोस्तों, नीट प्लस में आप लोगों का स्वागत है। तो बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। आखिरकार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। हालांकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इसको हम लोग पढ़ते कब अपने एनसीईआरटी में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बाद दिया है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं इसको पहले पढ़ रहे हैं। पहले पढ़ने का बहुत सारा रीजन है। जब इसको पहले पढ़ लेंगे तो जब हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो इसका अप्लीकेशन वहां पे है, एटॉमिक साइज से रिलेटेड वगैरह, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, जब वहां पढ़ेंगे ना तो इसका यूज होगा। तो इसलिए पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने थ्योरी लिख दिया है। तुम लोगों को नोट्स वगैरह बनाना पड़ता है, इसलिए नोट्स बनाना कंपलसरी है, तो इसलिए मैंने थ्योरी लिख दिया है। तो अब समझेंगे किस तरीके से। सबसे पहले ध्यान से समझना, देखो पहले एक नॉर्मल समझते हैं ऐसा, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के बाहर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल होते हैं, ये तो पता होगा, लेकिन सेल पॉसिबल वही होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब मान लो हमारे पास कोई मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। तो यहां पर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जैसे मान लो हाइड्रोजन 1s1 होता है, तो ये हमारा मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है। क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है। अब तुम जरा ऐसे सोचो कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, अपना न्यूक्लियर चार्ज लगाएगा इस इलेक्ट्रॉन पे, इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज लगाएगा, और इस न्यूक्लियर चार्ज को लगा करके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा, यही करता है। अब मान लो हमारे पास, अब मोनो इलेक्ट्रॉनिक से हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे जाते हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा होने लगते हैं, वो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं। तो अब जरा ध्यान से समझना, जैसे अब न्यूक्लियर चार्ज की जो बात कर रहे थे, जब मोनो इलेक्ट्रॉनिक था तो इस वाले इलेक्ट्रॉन पे जो कि न्यूक्लियस के सबसे करीब था उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा रहेगा, उस पे न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा रहेगा। अब जैसे मान लो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ सेल तो पॉसिबल होने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियर चार्ज इस वाले इलेक्ट्रॉन पे तो लगेगा, और इस वाले इलेक्ट्रॉन पे भी लगेगा, इस वाले भी इलेक्ट्रॉन पे लगेगा। तो अब बात आता है कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज किस वाले इलेक्ट्रॉन पे लगता है, तो जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है वो इसी पे लगता है। अब जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होने लगोगे तो उस केस में क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा कम होता है। अब जरा समझाता हूं ऐसा क्यों। अब देखो, जैसे इस वाले इलेक्ट्रॉन को तुम पकड़ो, यहां पर ये मान लो पहला सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है। तीसरे वाले सेल में इलेक्ट्रॉन देख रहे हो कहां पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तीसरे वाले सेल में है, तो न्यूक्लियस से काफी दूर है। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा तो नहीं ना कि एक ही जगह प्रेजेंट होते हैं, ऐसे हमेशा ऑर्बिटल में ऐसे घूमते रहते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि इस न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज था, अब वो क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन पे कम लगेगा। क्यों, क्योंकि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है कहीं ना कहीं शील्डिंग का काम कर रहे हैं, स्क्रीनिंग का, पर्दे का काम कर रहे हैं। ये जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा था इन पे, इस पे लग रहा था, अब यहां से निकल करके बहुत थोड़ा थोड़ा जा रहा है। क्यों, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियर चार्ज को रोक रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये बार बार ऐसे घूमते रहते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे कम होने लगता है जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ता है, क्योंकि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे उसको प्रोटेक्ट करने लगते हैं, घेरने लगते हैं, पर्दे का काम करने लगते हैं। तो इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। और जो न्यूक्लियर चार्ज, जैसे मान लो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियर चार्ज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोटेक्ट करने के बाद जो बचा हुआ जो चार्ज होता है लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे पहुंच पाता है, उसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। क्लियर है। अब देखो, the actual nuclear charge felt by the outermost electron is called the effective nuclear charge। कहने का मतलब है कि एक्चुअल में जो लास्ट वाले, यानी एक्चुअल में जो बाहर वाले, जो न्यूक्लियस से थोड़े दूर वाले सेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्चुअल में जो अपने ऊपर चार्ज फिल करते हैं, उसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अब कैसे फिल करेंगे भाई, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है अब जितना भी प्रोटेक्ट कर लिए, इनके बाद जो चार्ज बचा वो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे लगा, तो उसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद देखो, लेकिन एक्चुअल में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कब होता है एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज के कंपेयर में। क्यों, जरा सोचो, मान के चलो कि यहां से न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा निकला, बहुत ज्यादा निकला। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुंचते पहुंचते कम हो गया। क्यों,
अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पर्दे का काम कर रहे हैं, इसे घेर ले रहे हैं, कवर कर ले रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा चार्ज बाहर जा ही नहीं पा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअल चार्ज के कंपेयर में कम हो जाएगा। तो इसको ध्यान देना। आगे चलते हैं। अब देखो, सिंस द इनर इलेक्ट्रॉन सर्व एज ए शील्ड और स्क्रीन, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये शील्ड करने लगते हैं या स्क्रीन करने लगते हैं, उसको बचाने लगते हैं, रोकने लगते हैं, ताकि ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बाहर ना जा पाए। तो इसी को बोला करते हैं, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग यानी पर्दा का काम करने लगते हैं, शील्ड करने लगते हैं, बचाने लगते हैं, जिसको हिंदी में परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। समझ गए? तो नॉर्मल भाषा में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है कि भाई साहब न्यूक्लियस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज लगाता है, लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पर्दे का काम करने लगते हैं, वो न्यूक्लियर चार्ज को रोकने लगते हैं। तो इस केस में भारी मात्रा में न्यूक्लियर चार्ज बाहर नहीं निकल कर पाता है लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे, तो थोड़ा बहुत जो निकल करके जाता है लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा, वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है जो पहुंच पाता है। तो एक्चुअल में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो वैल्यू होता है, मान होता है, वो न्यूक्लियर चार्ज के कंपेयर में कम होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखो, तो अगर हमारे पास मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ही इलेक्ट्रॉन में पूरा का पूरा न्यूक्लियर चार्ज भरपूर लगेगा। तो उस केस में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जिसको हम लोग जेड स्टार या फिर जेड इफेक्टिव लिखते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते, मैंने लिखा है कि इट इज डिनोटेड बाय, देखो जेड स्टार लिख दो या जेड इफेक्टिव लिखो, ये लिखने का तरीका होता है। तो एक्चुअल में ये क्या होता है, इक्वल होता है न्यूक्लियर चार्ज के। जेड क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज है। अब जेड को ही न्यूक्लियर चार्ज क्यों कहते हैं, क्योंकि जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। तो न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही ना एटॉमिक नंबर होता है, और एक्चुअल में उसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। भाई साहब न्यूक्लियस के ऊपर क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके कारण ओवरऑल न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज होता है, धनात्मक चार्ज होता है। तो वही चार्ज एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है, तो वही इफेक्ट, वही हमारा क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है। तो इसके लिए क्या होता है कि जब अगर हमारा मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा, तो उस केस में जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो न्यूक्लियर चार्ज के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर हमारा मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, ये इसमें स्क्रीनिंग, ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखो न्यूक्लियर चार्ज के बराबर था, तो इसके केस में क्या करते हैं कि यहाँ से जो सिग्मा को माइनस करते हैं। सिग्मा क्यों, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जब स्क्रीनिंग कांस्टेंट को माइनस करेंगे, तो जैसे ही तुम स्क्रीनिंग कांस्टेंट को माइनस करोगे, तुमको ये Z इफेक्टिव का वैल्यू मिल जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले, चलो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके हो गए। अब देखो कुछ चीजें और हैं जिनको डिस्कस करते हैं। अब देखो जरा समझाता हूं। अब जैसे हमारे पास 4 ऑर्बिटल होते हैं, ये तो पता होगा, 4 ऑर्बिटल होते हैं। S ऑर्बिटल होता है, P ऑर्बिटल होता है, D ऑर्बिटल होता है, और F ऑर्बिटल होता है। यही होता है। S ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। P ऑर्बिटल कैसा होता है, डंबल होता है। D ऑर्बिटल कैसा होता है, डबल डंबल होता है। और ये कैसा होता है, ये खिड़की के जैसा होता है, खिड़की के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से समझो। जैसे मान लो अब ये स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल होने का मतलब क्या है कि हर एक डायरेक्शन में बराबर होगा। हम बोलेंगे कि जो S ऑर्बिटल है ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। मैंने पीछे भी बताया हुआ है। लेकिन ये सब क्या है, ये सब डायरेक्शनल है, किसी न किसी डायरेक्शन की तरफ ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं है एक्चुअल में। तो मतलब ये बहुत ही अच्छा खासा न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। जो न्यूक्लियस से न्यूक्लियर चार्ज बाहर निकलेगा उसको बहुत ही बढ़िया प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है, S का होता है। अगर हम शील्डिंग इफेक्ट की बात करें
तो सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है, तो ध्यान देना, सबसे ज्यादा एस का होता है। एस से कम किसका होता है, पी का होता है। पी से कम किसका, मतलब एस पी से कम किसका होता है, डी का। और भाई साहब एफ का तो सबसे ही बेकार शील्डिंग होता है। ये तो न्यूक्लियर चार्ज को रोक ही नहीं पाता है। तो डी और एफ का साइज इतना ज्यादा बड़ा होता है, साइज ज्यादा बड़ा होता है, और प्लस देख रहे हो ये डबल नंबर है, इसका तो खिड़की के जैसा होता है। तो इस केस में साइज बड़ा होने के कारण ये न्यूक्लियर चार्ज को रोक ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए इनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है या शील्डिंग इफेक्ट होता है बहुत ही कम होता है। न्यूक्लियर चार्ज को अच्छा खासा रोक नहीं पाते हैं। तो अच्छा खासा रोकने का न्यूक्लियर चार्ज को काम कौन करता है, एस ऑर्बिटल करता है। तो इनका ऑर्डर ये बनेगा, इसको ध्यान देना, क्लियर है। और इसका एप्लीकेशन जो है, जब हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एक्चुअल में, तो वहां पर एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये सब जब पढ़ेंगे तो वहां पे इसका एप्लीकेशन आएगा। जब हम लोग कंपेयर करेंगे कि किस कैटायन एनायन का साइज स्मॉल होगा, लार्ज होगा, तब वहां पे इसका जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसको पहले बताया, ताकि जब हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ें तो वहां पे इसका एप्लीकेशन देख सके। तो क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तक ही है। फिर अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।